नमस्कार बच्चों, आज अपने मैथ्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक एक करके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे अपने करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहली प्रश्नावली से। कौन सी प्रश्नावली से? पहली प्रश्नावली से। ठीक है, पहली प्रश्नावली में से जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको पता ही है, करवाया हुआ है पहले। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। पहला ही सवाल होगा कौन सा? एचसीएफ का। ठीक है, एक एचसीएफ वो एमसीक्यू का जरूर पूछेगा। उसके अलावा भी अगर सवाल वो पूछता है तो वो क्या आएगा? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके? किसके? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, ध्यान रखना, प्रश्न में डिजिट चेंज करके देगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी वो संख्या चेंज करेगा। और एक बात और ध्यान देना, जो और में क्वेश्चन आएगा अथवा में क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन टफ होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? इजी होगा। दोनों को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करने की पहला प्रश्न देख लिया फटाफट करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। दोनों को पढ़ोगे आप अच्छे तरीके से, फिर आप स्टार्ट करोगे। पहला प्रश्न होगा थोड़ा सा मुश्किल, दूसरा प्रश्न कौन सा होगा? थोड़ा सा आसान होगा, बुक में से होगा। ठीक है, जैसे ये सवाल आ गया 510 और 92, 510 व 92, इसका अपने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और उसके बाद क्या करना है? जांच करनी है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है किसके? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, हमें पता है 510 और 92 का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इनके क्या करेंगे? अपने अभाज्य गुणनखंड। 510 को किसका भाग जाएगा? 2 का, तो कितना आएगा? 255 आएगा। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में इस क्वेश्चन में 225 लिखते हैं। एग्जामिनर वो ही क्वेश्चन देगा जिसमें मिस्टेक करो। जल्दबाजी में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ यहाँ पे 225 लिखते हुए। तो 510 को 2 का भाग दोगे, कितना आएगा? 255। अब 255 को किसका भाग जाएगा? 3 का। क्या हुआ? 3 का भाग दिया, 8 दिए 24, 5 दिए 15। फिर किसका भाग जाएगा? 5 का, 17, 17 एकम 17। ठीक है, 92 के हम फैक्टर करेंगे, कितना आएगा? 46, 23, 23 एकम 23। ठीक है, 510 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 23। 2 कॉमन आ गया और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। तुम्हें पता है एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। एलसीएम कितना आएगा? 2 तो है ही, 2 तो है ही। अब इसके बाद बचा क्या? 2, 3, 5, 17, 23, 17, 23। 2 का 2 से गुणा किया, 4, 4 का 3 से गुणा किया, 12, 12 का 5 से गुणा किया, 60, 60 का 17 से गुणा किया, 17 का 102, 1020। सही है, कितना आया? 1020। 1020 को हम किससे गुणा कर देंगे? 23 से। 0, 23 दूना 46 और 23, कितना आएगा? 23,460। कितना आएगा? 23,460। ये क्या आ गया इसका? एलसीएम। एचसीएफ आ गया अपने पास 2, एलसीएम कितना आ गया? 23,460। अब अपने इसकी जांच करनी है। जांच करनी है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या आएगा? दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो पूर्णांक कौन कौन से हैं? 510 और 92 बराबर एचसीएफ कितना आया है? 2 और एलसीएम कितना आया है? 23,460। जो आसान लगे आपको पहले उससे गुणा कर दो आप। ये आसान है। 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 23 दूना 46। कितना आया? 46,920। इसका गुणा करोगे तो वो भी कितना आएगा? गुणा करने की जरूरत नहीं है। समझ आया ये नहीं आया? ठीक है, ये आ गया इसका एचसीएफ और एलसीएम और दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्या है? सत्यता की जांच। पक्का सवाल आने वाला है ये।
HCF वो तो आने वाला है, एक छोटा सा सवाल देके उसका HCF और एलसीएम पूछेगा, वो तो पहला प्रश्न ही होगा। उसके बाद दो पूर्णांकों का गुणनफल और HCF इंटू एलसीएम की जांच वो भी पूछेगा। ठीक है, नोट करना है ये है। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न अपना। हाँ जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक मैसएप है। ये पहला प्रश्न हो गया जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद सवाल बनता है वो पांचवा सवाल, देखिए आप पांचवा सवाल। हाँ, ये नोट करते जाना आप, जो आपको मुश्किल लगे वो नोट कर लेना आप। वैसे वीडियो आपको पास पहुंच जाएगी आज, है ना, ये भी पहुंच जाएगी। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसके लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। संख्या 6n जो है वो अंक 0 पर समाप्त होगी। जांच करनी है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, आ जाता है कई बार ये सवाल। 6n, n क्या है, कोई प्राकृत संख्या है, कोई पावर है। ठीक है, इसकी क्या है, पावर है। 6 की पावर कितनी है, n। ठीक है, n की जगह पे वो कहता है क्या कोई संख्या ऐसी लिखी जाएगी कि जब इसको हल करें तो उत्तर किसमें समाप्त हो, 0 पे। हमें पता है 0 पर समाप्त होने वाली संख्या कौन कौन सी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, जब इनकी आप पावर करोगे तो भी किसमें समाप्त होगी, ये 0 पे। अब इसको भी आप पावर करोगे, इसकी कोई भी पावर लगाओ, 2 लगाओ, पावर 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, ये किस पे समाप्त हो रही है, 0 पे। इसका कितना आएगा, 400। इसकी पावर आप 3 लगाओगे तो कितना आएगा, 2700, 27,000। कितना आएगा, 27,000। तो ये भी किस पे समाप्त हो रही है, 0 पे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो भी संख्याएं 0 पे समाप्त हो रही है उनकी आप पावर जितनी मर्जी आप करते जाइए, पावर आप 2 लगाइए, पावर आप 3 लगाइए, पावर आप 4 लगाइए, तो वो कहां पे समाप्त होगी, 0 पे। कहां पे समाप्त होगी, वो 0 पे। अब इन संख्याओं के अगर आप फैक्टर करो तो इनमें एक 2 है और एक 5 है। इसमें 2 इंटू 2 इंटू 5 है, 20 के फैक्टर करोगे, 30 के करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो मतलब एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक। लेकिन अगर आप 6 के फैक्टर करोगे तो 6 के फैक्टर में क्या आ रहा है, 1 2 1 3, क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 पर कोई भी पावर आप लिखो, पावर 2 लिखो, पावर 3 लिखो, पावर 4 लिखो, पावर 5 लिखो, वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में किसका होना आवश्यक है, 2 और 5 का। समझ आ गई बात, 2 और 5 का होना आवश्यक है। तो इसमें 2 और 3 है, 5 नहीं है। समझ आ गई बात, 5 का अभाव है। तो इसका मतलब 6n संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो इसमें क्या लिखोगे, 6n संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में किसका अभाव है, 5 का। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे चूंकि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में दो व 5 का होना आवश्यक है। 2 व 5 का होना आवश्यक है। इसलिए जो 6n है इसके अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 कितना आएगा। तो इसमें किसका अभाव है,
5 का, किसका भाव है? 5 का अभाव है। किसका भाव है? 5 का अभाव है। 2 तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा? 5 नहीं आ रहा है। तो अतः 6n संख्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये शून्य पे समाप्त क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में किसका भाव है? 5 का। होना क्या चाहिए था? 1 2 और 1 5। उसके अलावा और जो भी मर्जी संख्या है, लेकिन 2 और 5 का होना कंपलसरी है। लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंडों में किसका भाव आ रहा है? 5 का भाव हो रहा है। तो इसका मतलब 6n संख्या शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती। जो एक्सरसाइज 1.1 है तो इसमें ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो अच्छे से पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, या क्या पूछेगा 6n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। और ये वाला प्रश्न भी अगर वो पूछता है, जैसे ये चौथा प्रश्न है, तो ये सिंपल प्रश्न है, उसी के अकॉर्डिंग है ये वाला चौथा प्रश्न है कि 2 संख्या है, इनका HCF दे रखा है 306 और 657। कितना दे रखा है? 9। और इनका LCM आपने ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी सिंपल प्रश्न है। 2 संख्या कौन कौन सी है? 306 और 657। तो हमें पता है जांच करने का जो फॉर्मूला है वही इसमें यूज होगा। क्या? 2 पूर्णांकों का गुणनफल। 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होगा किसके? HCF इंटू LCM। 2 पूर्णांक कौन कौन से हैं? 306 और 657। HCF कितना है इनका? 9। क्या ज्ञात करना है? गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? भाग में। बराबर में क्या रह गया? LCM। अब 657 को 9 का भाग जा रहा है। 9 7 63, 2 9 3 57, 9 3 27, 9 3 27। तो 306 को हम किससे गुणा करेंगे? 73 से। तो जितना भी आएगा वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। मल्टीप्लाई करना है इसका। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट 1.2 में जो प्रश्न है कि अप्रमेय संख्या सिद्ध कीजिए। क्या करना है? अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है। जैसे ये सवाल है पहला ही, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। कन्फर्म है, 100% है, 100%। ठीक है, √5 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, पक्का आना ही आना एक प्रश्न। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको समझिए आप। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जितना आप करोगे उसका नंबर वो जरूर देगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। इसको आप क्या मान लोगे? एक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? माना √5 एक अप्रमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में, ये हम किसकी परिभाषा लिख रहे हैं? परिमेय संख्या की। क्योंकि इसको क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा P व Q दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, और क्यू जो है वो बराबर नहीं होगा किसके? 0। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है किसकी?
परिमेय संख्या की कि अगर ये परिमेय संख्या है तो हम उसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p बटे क्यू में, और p और q दोनों में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो p बटे क्यू के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p बराबर क्या आ गया, √5 क्यू। फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो p का वर्ग किया तो कितना आ गया, p स्क्वायर, √5 क्यू का वर्ग किया तो कितना आया, 5 क्यू का स्क्वायर, क्योंकि √5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 5, क्यू का करोगे तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे, देखो 5 क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। 5 क्यू स्क्वायर को किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो ये 5 क्यू स्क्वायर किसकी वैल्यू है, p स्क्वायर की, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। p किससे विभाजित होगा, 5 से। समझिए इतना। अब फिर आपने क्या करना है, मानना है, मानना p बराबर 5r, p बराबर 5r। अगर √5 है तो p बराबर क्या मानोगे, 5r। √2 है तो p बराबर क्या मानोगे, 2r। √3 है तो p बराबर क्या मानोगे, 3r। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करोगे तो p स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5r का स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो 5 क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दी, और 5 का वर्ग करोगे, r का करोगे, और यस जैसे ही आपने वैल्यू पुट की वैसे ही आप बताइए कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की आपने, 5 क्यू स्क्वायर। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, बटे में क्या आ गया, 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5r स्क्वायर। कितना आ गया, ठीक है। अब 5r स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। ये 5r स्क्वायर किसकी वैल्यू है, क्यू स्क्वायर की, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित है। क्यू भी किससे विभाजित है, अब p भी किससे विभाजित हो रहा है, क्यू भी किससे विभाजित हो रहा है, p और क्यू दोनों को किसका भाग जा रहा है। हमने क्या कहा था कि एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, लेकिन एक के अलावा किसका भाग जा रहा है, ये 5 का भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या है। क्या ये अप्रिमेय, अगर अप्रिमेय है, ये 5 का भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि ये है क्या, अप्रिमेय। अगर ये परिमेय संख्या होती तो p और q दोनों को 5 का भाग नहीं जाता, p और q को 5 का भाग नहीं जाता। ये 5 का भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, 5 का भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या। समझ आ गई बात। परिमेय संख्या को एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए था, लेकिन किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, हमारी धारणा गलत होगी। कौन सी धारणा गलत होगी, कि हमने इसको क्या माना है, एक अप्रिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में, चूंकि p व q दोनों 5 से विभाजित है, p व q दोनों किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए हमारी धारणा गलत है। हमारी धारणा क्या है, गलत है, इसलिए √5 एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। लास्ट में अपनी ये लाइन लिखेंगे। समझ आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया। ये अगर √2 होता तो बिल्कुल ऐसे ही क्या करते, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करते तो क्या आ जाता, p
स्क्वायर किससे विभाजित है, तो p भी किससे विभाजित होगा, तो माना p बराबर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4r की स्क्वायर, और p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2q स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2q स्क्वायर, मल्टीप्लाई में डिजिट कहां जाएगी, डिवाइड में, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो q स्क्वायर किससे विभाजित है, q भी किससे विभाजित है, p व 2 दोनों किससे विभाजित है, इसलिए हमारी धारणा क्या होगी, गलत। तो अंडरवुड जो 2 है वो क्या है, एक क्या है, एक एप्रीमेशन। क्या अंडरवुड 3 आ जाए, अंडरवुड 2 आ जाए, अंडरवुड 5 आ जाए, तो हम इसको इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं अपने प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली बिल्कुल आसान है। इसमें जो सवाल बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कौन सा, उदाहरण नंबर 2। बिल्कुल ये हाफ ईयरली में भी आया था और अब की बार भी चांस है। x की स्क्वायर माइनस 3 के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। सबसे पहले इसके शून्य के ज्ञात करने। ठीक है, शून्य के क्या होते हैं बेटा, शून्य के क्या होते हैं कि ऐसा कोई मान जो इस बहुपद में रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऐसा मान जो इसमें रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो क्या होता है, इसका शून्य होता है। क्या होता है उसका शून्य। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसके शून्य के ज्ञात करने है। ये द्विघात समीकरण लेकिन अपने मानक रूप में नहीं है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू नहीं है, एक्स की वैल्यू नहीं है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और अचर राशि सी है, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है, बी एक्स की वैल्यू नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस का 3 से हटाकर किस में चेंज हो जाएगा, पावर हटाओगे। और आपको पता है जब भी वर्गमूल निकालते हैं 2 चिन्ह आते हैं, एक प्लस का और एक प्लस माइनस अंडरवुड 3। तो एक तो एक्स का मान आ गया प्लस का अंडरवुड 3 और एक आ गया ये इसके 2 शून्य का आगे। अब अपने क्या करनी है, सत्यता की जांच। जांच जब भी आपने करनी है सूत्र आएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए। शून्य को कौन कौन से है, माइनस अंडरवुड 3, योग के नीचे में किसका आएगा, प्लस का, और एक प्लस का अंडरवुड 3 माइनस बी की वैल्यू कितनी अपने पास है ही नहीं। एक्स की वैल्यू, एक्स के साथ जो भी गुणांक है वो क्या होता है बी, बी की वैल्यू अपने पास है नहीं है। तो क्या आएगी बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू क्या आएगी 1। एक प्लस और एक 0 बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही। अब जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। सूत्र क्या आएगा इसका, सी बटे ए। क्या आएगा, सी बटे ए। तो शून्य को कौन कौन से हैं, माइनस अंडरवुड 3 और प्लस का अंडरवुड 3, और सी की वैल्यू बेटा माइनस 3 बटे में क्या आएगा 1। रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस का 3, और इसको भाग दोगे तो कितना आएगा माइनस 3। समझ आ गया। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो छोटे प्रश्न बनेंगे, छोटे प्रश्न इसके अंदर 3-4 बन सकते हैं। एक तो वो शून्यकों का, इसमें ध्यान रखना बेटा 2 तरीके के सवाल देता है। एक तो वो देगा शून्यकों का योग व गुणनफल। ये वैसे मैंने जब एमसीक्यू करवाए हैं इससे पहले वाली वीडियोज में तो उनमें ये प्रश्न है। शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक तो ये प्रश्न है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वैसे अगर जल्दबाजी में प्रश्न को आपने गलत पढ़ लिया तो समझ लेना 1-2 नंबर गया। गलत नहीं पढ़ना, प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। बहुत टाइम होगा आपके पास, 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर सकते हो आप, इतना आसान आएगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी और उसको चेकआउट जरूर करना है। अगर प्रश्न आ गया ये, अब दे दिया योग दे दिया और
गुणनफल दे दिया। तो हमें पता है द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, एक्स की स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, -3, एक्स प्लस गुणनफल कितना है 2, ब्रैकेट हटाओगे तो एक्स की स्क्वायर प्लस एक, तो ये बनेगा द्विघात बहुपद। ठीक है, अब अगर इसी प्रश्न को उसने चेंज करके दे दिया, उसने इस प्रश्न को चेंज करके कैसे दिया, दूसरा, किसी बहुपद के दो शून्यक 3 व 2 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करो। अब दो शून्यक दे दिए, योग और गुणनफल नहीं दिया, सिर्फ क्या दिए, दो शून्यक। तो हमें इनका पहले योग और गुणनफल करना पड़ेगा। तो योग करोगे आप, देखो 3 + 2 का योग करोगे तो कितना आएगा, गुणा करोगे, समझ आया या नहीं आया। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, तो अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर माइनस योग कितना आएगा 5x, गुणनफल कितना आएगा 2। ठीक है, दो अलग सवाल है। अगर योग और गुणनफल दिया तो सीधा फॉर्मूले में पुट करिए। अगर दो शून्य दिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, योग, फिर क्या करना पड़ेगा, गुणनफल। ठीक है, ये नोट कर लो आप। ठीक है, समझ में आ गया बेटा है। अच्छा, गुणनफल 6 है बेटा, गुणनफल कितना है इसका 6 है। प्रश्नावली की अगर बात करें ना, दूसरी प्रश्नावली में से इसमें से ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएगा। एक और सवाल देखिए आप, अगर ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का एक शून्यक 3 है तो, एक शून्यक 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे होगा, कैसे होगा। शून्य का मतलब क्या है, शून्य का मतलब क्या है कि ये वैल्यू इसके इसमें रखोगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। ये आता है सवाल, ये एक्स की स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, जब x की वैल्यू कितनी 3, तो x बराबर हम क्या रखेंगे 3, y होता तो y बराबर रखते, m होता तो m बराबर रखते, u होता तो u बराबर रखते। तो x बराबर 3 रखने पर जैसे ही आपने इसमें x की वैल्यू पुट कर दी 3, ये किसके बराबर हो जाएगी वैल्यू, 0 के। क्योंकि शून्य का मतलब ही क्या होता है, ये वैल्यू इस बहुपद में आप रखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वैल्यू इसकी 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, 0, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 इसके बराबर रख दिया, तो 3 का वर्ग ये कितना है बेटा 9, 4 3 प्लस बराबर 12 में से 9 घटा दिए, माइनस का 3 से हटाकर, तो के की वैल्यू क्या आएगी 3। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ये वाला, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, नोट कर लीजिए आप। अब आइए आप तीसरी प्रश्नावली में। तीसरी प्रश्नावली में वैसे तो ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ग्राफ को एक बार थोड़ा सा देख लेना, आप ग्राफ करके देख लेना है घर पे एक बार। वैसे ग्राफ ब्लूप्रिंट में नहीं है ना, तो वो आ रहा है। एक तो सिंपल सा इसमें से सवाल आना है कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 3, इस तरीके से समीकरण देके जैसे ये सवाल दे दिया इसने 3.2 का पहले का पहला, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। इसको हल करना है। एक तो सिंपल सा सवाल ये देगा, एमसीक्यू प्रश्न, एमसीक्यू में ये वाला सवाल देगा। तो आपको पता है किस मेथड से अपने करेंगे, इसको विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, y से y, x और x 2x 14 और 4 18, गुना वाली संख्या, तो x बराबर कितने आ गए 9। अब x बराबर 9 कहां रख दोगे आप, कहां रख देंगे, समीकरण नंबर
एक में रखने पर। समीकरण एक में रखोगे तो x प्लस वाई बराबर 14, x की वैल्यू क्या पुट करोगे 9 प्लस वाई बराबर 14 प्लस का 9 इस साइड आकर 5। एक तो ये सवाल बनता है। ठीक है, एक ऐसा सवाल एमसीक्यू में छोटा सा सवाल वो जरूर देगा। ठीक है, या फिर एक मैंने पहले भी इसमें वीडियो में बता रखा है, जब एमसीक्यू के आप प्रश्न देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है कि एक समीकरण दे देगा, इसको संतुष्ट करने वाला मान है, इसको संतुष्ट करने वाला मान है। जैसे ये दे दिया कि 3x प्लस 2y बराबर, कोई भी लिख लो आप मान इसमें 11, इसको संतुष्ट करने वाला मान है। तो 3 4 इसमें ऑप्शन दिए होंगे। जैसे एक दे दिया उसने 3,1, एक ऑप्शन दे दिया 2,2, एक ऑप्शन दे दिया 3,4 और एक ऑप्शन दे दिया 5,0। जैसे ऐसे जब प्रश्न देता है तो ज्यादातर ऑप्शन कौन सा सही होता है ए, ज्यादातर प्रश्न कौन सा सही होता है ए। एक बात और ध्यान देना, अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा बाय द वे, आपने तुक्का मारना है, तो तुक्का अगर मारना है तो किस पे लगाओगे आप, ए पे लगाओगे, ध्यान रखना। ज्यादातर प्रश्न जो सही होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। हाँ ठीक है, अगर बाय द वे पहली बात तो जितने मैंने आपको करवाए हुए, जितने मैंने वीडियोस में बताए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है कि वो हल नहीं हो रहा आपसे, आउट ऑफ सिलेबस चला गया, तो उसमें अगर तुक्का लगाना भी है तो कौन सा लगाओगे, ए नंबर लगाओगे। ठीक है, अब लगाने में चार ही नहीं है कोई, तो फिर कहां पे जाओगे आप, ए पे जाओगे। तो ए बी सी डी, तो अब देखो इसमें कौन से आए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है, क्योंकि x बराबर कितनी वैल्यू रखोगे आप, 3, पहला मान x का तो दूसरा मान y का, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू वाई का मान 1, 3 का 3 से गुणा किया, 2 का 1 से गुणा किया, बराबर कितना आ गया 11, 11 बराबर है 11। तो समीकरण को संतुष्ट करने वाला मान कौन सा है, 3,1, ये नोट कर लीजिए। तो आवली में आप कंडीशन को ध्यान रखना, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, सवाल आना ही आना है। सेकंड a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। थर्ड a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ठीक है, संगत है असंगत पूछे तो संगत है, इसमें असंगत है और इसमें संगत है। इसमें ध्यान रखना बेटा, ये संगत है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। असंगत लिख देते हैं कई बार, इसमें संगत है। ये हल के बारे में पूछेगा तो कितने हल आएंगे, अनेक हल। इसमें हल कितने होंगे, कोई हल नहीं आएगा। किया हुआ है वैसे आपने ये। और इसमें हल पूछेगा तो क्या आएगा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, और रेखाओं के बारे में पूछेगा तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती, और इसमें रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, और इसमें रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। एक तो ये जरूर आप इसको आप याद रखोगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें कोई भी कंडीशन देके वो a और b की वैल्यू पूछ सकता है, वो k की वैल्यू पूछ सकता है, वो x की वैल्यू पूछ सकता है, m की वैल्यू पूछ सकता है।
ठीक है, अगर आपको कंडीशन अच्छे तरीके से पता है तब आप कोई भी वैल्यू अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू वाले जो प्रश्न आप उसमें वीडियो देखोगे तो इसमें आपको ये वाला सवाल अवश्य मिलेगा। अब सवाल नंबर देखिए इसका 3.2 के तीसरे का पहला सवाल। ये 3 सवाल है 3.2 के, पहला, दूसरा और पांचवा, इन तीनों में से एक आएगा। पहला, दूसरा और पांचवा। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। दो संख्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना एक संख्या, एक संख्या आप क्या मान लोगे x, और दूसरी संख्या क्या मान ली y, दूसरी संख्या क्या मान ली y। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो x माइनस वाई बराबर है 26। समीकरण क्या बन गई? 1। फिर उसने क्या कहा है, एक संख्या दूसरी की कितने गुनी है? 3 गुनी। एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो 3 के साथ क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो x बराबर क्या बन गया? 3y। ये क्या बन गई? समीकरण नंबर 2। अब इसको अपने कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या लिखोगे आप? प्रतिस्थापन समीकरण नंबर 2 से। किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, तो हम किस विधि से इसको कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको पता है, जो प्रतिस्थापन आपने समीकरण नंबर 2 का करना है तो वो वैल्यू कहां पुट करनी है? 1 में। जब आपने 1 का प्रतिस्थापन करना है तो वो वैल्यू कहां पुट करनी है? समीकरण नंबर 2 में। अब x बराबर 3y हम कहां पुट करेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो x बराबर 3y समीकरण नंबर 1 में क्या है? समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर है 26। x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3y माइनस 3y में से 2y घटा 1y घटा दिया, कितना आ गया? बराबर गुणा वाली संख्या कहां आ गई? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब ये वाली वैल्यू कहां पुट करोगे आप? समीकरण नंबर 2 में। y बराबर 13 हम कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या है? समीकरण नंबर 2, x बराबर 3 इंटू 13। 13 का 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 39। तो पहली संख्या कितनी आ गई? 39। पहली संख्या कितनी आ गई? 39। और दूसरी संख्या कितनी आई? 13। दूसरी संख्या कितनी आई है? 13। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दूं ये। इसके बाद जो इसमें सवाल बनता है 3.2 में से दूसरा सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दोनों कोण कौन से कोण है? संपूरक। कौन से कोण है? संपूरक कोण। एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण। तो सबसे पहले हमने क्या किया? बड़ा कोण मान लिया। माना बड़ा कोण, क्या मान लिया? बड़ा कोण x डिग्री। बड़ा कोण क्या मान लिया? x डिग्री। और छोटा कोण y डिग्री। दोनों कोण कौन से कोण है? संपूरक कोण। हमें पता है संपूरक कोण में कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण क्या बनेगी? 1। फिर उसने ये भी कहा कि जो एक कोण है, बड़ा कोण है, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से अधिक है। कितना अधिक है? 18। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? बड़ा कोण बराबर छोटा कोण अधिक है कितना?
18 डिग्री। ये क्या बनेगी समीकरण नंबर 2। अब इसको किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? तो ये वाली वैल्यू कहां पुट कर दोगे? समीकरण नंबर 1 में। किसका प्रतिस्थापन करोगे आप? 2 का। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन समीकरण नंबर 2 से। तो क्या है समीकरण नंबर 2? x बराबर y प्लस 18। तो ये वाला मान कहां पुट करोगे आप? समीकरण नंबर 1 में। क्या है समीकरण 1? x प्लस वाई बराबर 180। y का मान, x का मान y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। देखो x का मान कितना है? y प्लस 18। तो x की जगह पे क्या आ गया? y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। वैसे का वैसे y और y दोनों जुड़ गए, कितने हो गए? और ये प्लस का 18 इस साइड आकर, तो 2y बराबर कितना आ गया? 162। गुणा वाली संख्या कहां आ गई? तो 162 बटे 2। तो y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री। y का मान कितना आ गया? 81। अब y बराबर 81 हम कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। y बराबर 81 हम कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। क्या है समीकरण नंबर 2? x बराबर y प्लस 18। तो y की वैल्यू कितनी है? 81। 81 प्लस 18। तो x बराबर कितना आ गया? 99 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना आ गया भाई? 99 डिग्री। और छोटा कोण कितना आ गया? 81 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आता है ये आपको। अगर नोट करना तो आप नोट कर सकते हो। सवाल और देखिए आप, तीसरे का पांचवा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। एक भिन्न संख्या है, उसका एक अंश होता है और एक हर। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न संख्या 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो भिन्न संख्या में हमें पता है एक अंश होता है और एक हर। तो सबसे पहले आप क्या मान लोगे? माना भिन्न का अंश। अंश क्या मान लिया? x। हर क्या माना? y। तो भिन्न संख्या क्या बनेगी? प्लस थोड़ी आएगी भिन्न संख्या। हाँ, भिन्न संख्या क्या बनेगी? x बटे y। अब उसने क्या कहा कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अंश में भी कितना जोड़ दिया? 2। हर में भी कितना जोड़ दिया? 2। तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 9/11 के। किसके बराबर हो जाती है? अब क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 का गुणा x प्लस 2 से और 9 का गुणा y प्लस 2 से। 11 का x से गुणा करोगे 11x, 11 का 2 से गुणा करोगे 22, 9 का y से गुणा करोगे 9y और 9 का 2 से गुणा करोगे 18। तो 11x प्लस का 9y से हटाकर किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। बराबर क्या बच गया? 18 प्लस का 22 इस साइड आकर ये क्या बनेगी? समीकरण नंबर 1। क्या बनेगी? समीकरण 1। अब फिर उसने क्या कहा कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3। अंश में भी कितना जोड़ दिया? 3। हर में भी कितना जोड़ दिया? 3। ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 5/6 के। फिर इसका क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 का x से गुणा किया 6x, 6 का 3 से गुणा किया 18, 5 का y से गुणा किया 5y, 5 का 3 से गुणा किया 15। ठीक है, 6x प्लस का 5y से हटाकर 15 प्लस का 18 से हटाकर किसमें चेंज हो गया? माइनस में। तो 6x माइनस 5y बराबर कितना बन गया? -3। ये क्या बनेगी? समीकरण नंबर 2। क्या बनेगी? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो किसका प्रतिस्थापन करना चाहते हो? 1 का या 2 का? 2 ज्यादा आसान है।
2 का कर लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन समीकरण नंबर 2 से दूसरी समीकरण का प्रतिस्थापन आप करोगे तो 6x माइनस 5y बराबर कितना है, माइनस का 5y इस साइड आकर प्लस का। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में। इस समीकरण को आप क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 3। अब ये वैल्यू कहां पुट करोगे आप, समीकरण नंबर 1 में। ये अपने मिटा देते हैं। अब ये वैल्यू कहां पुट करोगे, समीकरण नंबर 1 में। तुम क्या लिखेंगे, x बराबर -3 प्लस 5y बटे में 6 कहां रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, 11x माइनस 9y बराबर -4। 11 वैसे का वैसे ही, x की जगह पे क्या लिख दिया, -3 प्लस 5y बटे में 6। ठीक है। अब इस 11 का गुणा किससे करोगे, -3 से भी और 5 से भी। 11 का -3 से गुणा किया -33, 11 का 5 से गुणा किया 5y बटे में 6। अब इसको ब्रैकेट में रहने दो ऐसे, -9y बराबर क्या आ गया, -4। तो इसके बटे में अपने क्या मान लिया, 1। इसके बटे में क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इसको कैसे हल करोगे, एलसीएम लेके। कैसे हल करोगे इसको, लय से लेके। लय से कितना आएगा, 9, 6 और 1 का लय से कितना आएगा, 6। 6 को 6 का भाग दिया कितना आ गया, 1। 1 का इस ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो -33 प्लस माइनस 6 को 1 का भाग दिया कितना आ गया, 6। 6 का 9 से गुणा किया 54y बराबर -4 वैसे का वैसे। 11 का 5 से गुणा करना था, 55 आना था। बिल्कुल बिल्कुल, 11 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55y आएगा। अब 55y में से 54y घटा दिया कितना आ गया, 1y। ठीक है, -33 प्लस y बटे में 6 बराबर -4 बटे में 1। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -33 प्लस y का गुणा 1 से किया तो कितना आ गया, -33 प्लस y। और 4 का गुणा 6 से करोगे तो कितना आएगा, -24। माइनस का 33 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, प्लस में। -24 प्लस 33। तो 33 में से आपने 24 घटा दिए, कितने आगे, 33 में से 24 घटा दिए कितने आगे, 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब y बराबर 9 आप कहां रखोगे, समीकरण नंबर 3 में। कहां वैल्यू पुट करोगे आप इसकी, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। क्या है समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6। x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6। तो x बराबर -3 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू 9 बटे में 6। 9 का 5 से गुणा किया 45। तो 45 में से 3 घटा दिए कितने आ गए, 42। 42 को 6 का भाग दिया कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब अंश आपने क्या माना था, x। तो अंश की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और हर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9। तो भिन्न संख्या क्या बनी, भिन्न संख्या क्या बनी, 7 बटे 9। भिन्न संख्या क्या बनी, 7 बटे 9। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये वाला भी। ठीक है, तो आज अपने 1 से लेकर 3 प्रश्नावलियां की है, और कल हम करेंगे 4 से लेकर जितनी भी बचेगी वो सारी निकाल देंगे, और जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वो कौन कब कर लेंगे, अपने मंडे को कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।